नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एमपी बोर्ड के द्वारा जो हमारे लिए प्रश्न बैंक जारी की गई है उस पूरी प्रश्न बैंक में टोटल चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं हम उनको आज सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं, उनको सभी के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर बहुत कम समय में ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। सभी बच्चे लाइव आ जाएं, सभी बच्चे आ जाइए और आप खुद से भी टेस्ट लगा कर देखें कि इनमें से आपसे कितने आंसर बन रहे हैं और आप लोग इस तरीके से अपने नंबर को काउंट भी करते चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें कि टोटल जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, आइए शुरू करते हैं। ओके, तो देखेंगे आप लोग हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से कि सीजियम क्लोराइड CaCl में आपको ध्यान रखना है कि समन्वय संख्या यदि 8 हो तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को इसका आंसर याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसी के साथ आपको मैंने पहले ही बताया था यदि NaCl आता है तो आप याद रखेंगे 8:8। साथ में ही ZnS यदि आता है तो आपको याद रखना है 4:4। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है। याद रखना है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ग्रेफाइट। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण क्या है यहाँ पे, ग्रेफाइट। साथ में ही यदि नमक NaCl के बारे में पूछते हैं तो आप लोग याद रखना ये आयनिक क्रिस्टल होता है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मोम उदाहरण है। आपको ये बताने इनमें से कि मोम किस प्रकार का उदाहरण है। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है मोम जो है, ठीक है ना, मोम आयनिक है, सहसंयोजी है, अक्रिस्टलीय है या फिर धात्विक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर याद रखना है इसको कि देखेंगे अक्रिस्टलीय दिया है, यहाँ से आयनिक दिया है, सहसंयोजी दिया है और धात्विक। तो याद रखिए आप लोग मोम जो है ना ये आणविक ठोस का उदाहरण है। ये याद रखिए मोम किसका है, मोम आणविक ठोस का उदाहरण है, इसको आप लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है एक जो कौन सी अंतः केंद्रित घनी इकाई, मीन्स हम BCC की बात करेंगे। राइट आंसर हमारा है 2। यहाँ से आप लोग याद रखना यदि SCC आता है तो आंसर हो जाएगा 1, BCC में 2 और SCC में कितना होता है 4। इन तीनों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समचतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा 0.225। ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। क्लियर। यदि आप लोगों से अष्टफलकी का पूछते हैं तो अष्टफलकी का होता है 0.414। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा चतुष्फलकी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा समचतुष्फलकी का आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.225। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा 6वां क्वेश्चन है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन दिया है कि एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से राइट इसका आंसर हो जाएगा F केंद्र। क्या हो जाएगा F केंद्र। यहाँ से आप एक फैक्ट और याद रखिए, यदि किसी क्रिस्टल में F केंद्र अधिक मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं, यदि क्रिस्टल में F केंद्र अधिक मात्रा में होंगे तो उसका जो रंग है याद रखिएगा वो रंग उसका गहरा होगा, डार्क होगा। ठीक है, और यदि किसी क्रिस्टल में F केंद्र कैसे होंगे, कम होते हैं तो उसका रंग जो है वो लाइट होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब देखिए हम देखते हैं एक वाक्य में जो उत्तर दिए हुए हैं उनके आंसर समझिए आप लोग। अभी जो क्वेश्चन आया था वही यहाँ पे दिया है, चतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात कितना होता है। तो आप लोग जानते हैं 0.225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो धात्विक पदार्थ मतलब धातुओं की बात होती है। तो यहाँ से याद रखेंगे आप लोग धातुओं की जो चालकता है, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उनकी चालकता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी के साथ एक फैक्ट और याद रखिए, यदि धात्विक चालकों पदार्थों की जगह पर यदि आप लोगों से वैद्युत अपघट्य पूछा जाता तो वैद्युत अपघट्य में ध्यान रखिए चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि समन्वय संख्या क्या है। आप लोगों को बताना है यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो समन्वय संख्या में आप लोग याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कोई अवयवी कण, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कोई जो अवयवी कण है आपको ध्यान रखना है, ये अवयवी कण जितने पड़ोसियों की संख्या से घिरा रहता है
विपरीत आवेशित कणों से घिरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई कोशिका किसे कहते हैं। तो इकाई कोशिका याद रखना आप लोग कि किसी भी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग, क्या याद रखेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोगों को याद रखना है किसी भी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटा भाग जो उस पूरे क्रिस्टल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उसे हम इकाई कोशिका कहते हैं। तो ये होती है हमारी इकाई कोशिका की परिभाषा। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है आपको ध्यान रखना है, शॉटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि शॉटकी दोष होने पर क्या होता है, क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दो प्रकार के बिंदु दोष होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। एक होता है हमारा शॉटकी में क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, जबकि एक होता है हमारा फ्रैंकेल। तो फ्रैंकेल में आप लोग याद रखेंगे घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें याद रखेंगे आप लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि शॉटकी हमसे पूछा गया है तो शॉटकी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो शॉटकी दोष आपको याद रखना है, इसमें घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डोपिंग क्या है। डोपिंग आप लोग याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डोपिंग का आंसर होता है किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग की प्रक्रिया के द्वारा याद रखिएगा चालक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, चालक बनाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्या हुए, टोटल हमारे ये ऑब्जेक्टिव हुए। आप यहाँ से देखिए, अभी जो सेकंड चैप्टर में दिए हैं मोल प्रभाज, मोलरता, हमारे नेक्स्ट वीडियो में यह एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ और कराने वाला हूँ। हम आगे जो हमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ से करेंगे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमें कौन से चैप्टर मिलते हैं, हमें यहाँ से 4th चैप्टर में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसका कि नाम है रासायनिक बलगतिकी। कौन सा, रासायनिक बलगतिकी। यहाँ से टोटल कितने नंबर का आना है, 5 नंबर का टोटल यहाँ से आना है। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव जो है अब उनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग क्या दिया है यहाँ से कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल T1/2 मतलब अर्धायुकाल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि यदि हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल की बात करते हैं तो इसका जो अर्धायुकाल है आप लोगों को याद रखना है, इसके अर्धायुकाल का मान होता है T1/2 बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा K। इसको डबल से समझिए यहाँ से कि T1/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0.693 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से K। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अर्धायुकाल का मान होता है 0.693 अपॉन K। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है याद रखिए बच्चों, ये ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, ये ताप पर। ठीक है, यहाँ से एक बात और याद रखना कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का हम ताप जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से लेकर 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से लेकर 3 गुना तक बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अणु संख्यता सदैव होती है। यहाँ से इस खालिस्तान में क्या आएगा, अणु संख्यता सदैव होती है पूर्णांक। याद रखिएगा कैसे होती है, अणु संख्यता सदैव पूर्णांक होती है। तो इसमें क्या जाएगा बच्चों, इसमें आएगा पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तीव्र अभिक्रियाएं कितने सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है तीव्र अभिक्रियाओं की। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है 10⁻⁹ याद रखेंगे आप लोग कितने समय में, तो 10⁻⁹ जो है इतने से सेकंड कम समय में भी अभिक्रिया यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब यहाँ से देखिए हमारा जो अगले क्वेश्चन है उनको आप यहाँ से अच्छे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर, इनको समझते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण आपको देना है। किसका देना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपको यहाँ से एक उदाहरण देना है। तो यहाँ से आप हेबर विधि आपने पढ़ी है, वह इसका उदाहरण होता है। क्या होता है, यहाँ से N2 का प्लस क्या हो जाएगा हमारे साथ 3H2O, एरो लगाएंगे, ऊपर क्या आता है इसके Fe रहता है, यहाँ पे उत्प्रेरक है, और नीचे होता है मोलिब्डेनम जो कि वर्धक उत्प्रेरक होता है। और इन दोनों की क्रिया से क्या बनेगा हमारे, यहाँ से ध्यान रखिएगा 2NH3 बनता है। और यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता है ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली बात करेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखेंगे आप लोग गुल्डबर्ग एवं, या फिर इसे ऐसा बोला जाता है गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था। किसने दिया था, गुल्डबर्ग एवं बागे ने ये नियम प्रतिपादित किया था। इसकी डिटेल आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है ना, तो नॉर्वे के दोनों प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे गुल्डबर्ग और बागे। इन्होंने याद रखिएगा 1867 में ये नियम प्रतिपादित किया था। कब दिया था, 1867 में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि द्रव्यानुपाती जो है वो
द्रव्यमानुपाती क्रिया का जो नियम है वह अभिक्रियाओं के वेग पर जो अभिक्रियाओं की सांद्रताएं होती हैं उनके प्रभाव को समझाने के लिए दिया था। और नियम क्या था? इन्होंने बोला था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो यहाँ से आपको प्रथम कोटि की, द्वितीय, तृतीय और शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकालना आना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, मोल इनवर्स, लीटर और साथ में हो जाएगा यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सेकेंड इनवर्स। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन डिटेल में है हम धीरे धीरे पूरा सॉल्व करेंगे। आज हम यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं हम हमारा जो चैप्टर 5 है यहाँ से सतह रसायन, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, मोस्ट IMP यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको इस प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प चुनना है आपको कि अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोषकी निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आपको बताना है केवल भौतिक प्रकृति पर, केवल रासायनिक प्रकृति पर, भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर, और दोनों में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर। आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना, हो सके तो इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, आपको ये पूरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। तो याद रखिएगा उत्क्रमणीय जो अधिशोषण है वो कैसा होता है, भौतिक अधिशोषण। जबकि अगर अनुत्क्रमणीय की बात करेंगे तो अनुत्क्रमणीय कैसा हो जाएगा हमारा, यदि हम अनुत्क्रमणीय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक अधिशोषण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है? जहां पे भी आपके लिए अगर नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं वहां आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अच्छा, और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट करते हुए चलें, और जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलें। ओके, तो देखेंगे ध्यान से, किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता? तो प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर यहाँ पर है धातु सल्फाइड। क्या हो जाएगा, धातु सल्फाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में धातु सल्फाइड का प्रयोग नहीं होता, जबकि स्टार्च, गोंद और जिलेटिन का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो इसमें। अब हमें यहाँ से खालिस्तान दिए हुए हैं, इन खालिस्तान को समझते हैं हम। पहला खालिस्तान है हमारे लिए कि अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन क्या कहलाता है। आपको बताना है कि अवक्षेप का जो कोलाइडी विलयन में परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर है पेप्टीकरण। क्या कहलाएगा ये हो जाएगा हमारा पेप्टीकरण। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत अपघट्ट द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है स्कंदन। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है स्कंदन, ठीक है ना। वैद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण स्कंदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, धुआं खालिस्तान आवेशित कोलाइड है। तो बहुत सारे आपको जो वीडियो है आपने देखा होगा, तो धुआं जो होता है वो कैसा है, धुआं जो है वो ऋण आवेशित, कैसा है, ऋण आवेशित है। आपको ध्यान रखना है ऋण आवेशित कोलाइड होता है धुआं, ठीक है ना। तो आपने बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियों की जो चिमनियों से धुआं निकल क्या है, सारे शहर की वायु को प्रदूषित करता है। धुआं वायु में कार्बन एवं अन्य कणों को ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। धुएं में से हानिकारक कणों को दूर करने के लिए चिमनी में से इसे प्रवाहित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, हार्डी-सुलजे का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा हार्डी-सुलजे का नियम संबंधित है संयोजकता से। किससे संबंधित है? यह जो है आपको याद रखना है संयोजकता से संबंधित है। यहाँ से आप एक बात और याद रखेंगे, यदि मान लीजिए संयोजकता अधिक होती है तो स्कंदन शक्ति अधिक होती है, और यदि संयोजकता कम होती है तो स्कंदन शक्ति कम होती है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये सब कुछ पूरा डिटेल में क्लियर होता जा रहा होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर नहीं है, तो आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझिए। साथ ही इनके अलावा जो भी फैक्ट बनेंगे वो पूरा मैं आपको कराने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पी ब्लॉक के जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पी ब्लॉक के हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए आप लोग बड़े ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से कौन सा दिया है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या बताना है आपको यहाँ से? हास्य गैस, बताइए हास्य गैस को क्या बोलते हैं? यहाँ से फार्मूला आप लोग बता सकते हैं कि हास्य गैस को हम यहाँ से क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका कि फार्मूला क्या होता है? N2O। क्या होगा बच्चों?
N2O इसको नाइट्रस ऑक्साइड या हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कैल्कोजन तत्व किन समूह को कहा जाता है? तो याद रखिए कैल्कोजन बोला जाता है 16वें समूह के तत्वों को। ठीक है, यहाँ से आप 2 फैक्ट और याद रखिए, यदि 15वें समूह आपसे पूछते हैं तो 15वें समूह के तत्वों को हम बोलते हैं निकोजन। क्या बोलेंगे? निकोजन। 17वें समूह का पूछेंगे तो इन्हें हम बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलेंगे बच्चों? हेलोजन बोलते हैं। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 के तत्व सामान्यतः क्या कहलाते हैं? तो अभी आपको बताया था, समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हेलोजन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए बेटा, क्लोरीन की खोज की थी सीले ने। किसने की थी? क्लोरीन की खोज की थी सीले ने। याद रख सकते हैं आप लोग, सन 1774 में क्लोरीन की खोज की थी। ओके, अब यहाँ से देखिए हमें जोड़ियाँ दी हुई हैं, जोड़ियों को भी बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो हम जोड़ियों को समझते हैं। सबसे पहले दिया है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या दिया है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, यह प्रयोगशाला अभिकर्मक। तो यहाँ से हम नंबर डालते चलते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फार्मूला होता है H2S। कौन सा? H2S। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि ये जो H2S होता है, यह प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड हमारा कौन सा है? नारंगी धूम। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जब धात्विक क्लोराइड को ठोस, यहाँ से पोटेशियम परमैंगनेट, तो CrO2 और Cl2 किसका हो जाएगा? हमारा नारंगी धूम्र। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हम क्या नंबर डालेंगे? इसमें हम डालेंगे नंबर 2। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का निरंजन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण क्रिया। यहाँ से एक फैक्ट और याद रखिए, यदि SO2 की बात करते हैं तो SO2 के द्वारा फूलों का विरंजन अस्थायी होता है और यह एक अपचयन क्रिया होती है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण में हम क्या डालेंगे? नंबर 3 डालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील, तो यहाँ से याद रखिएगा ये अक्रियाशील है, मतलब क्रियाशील नहीं होती यहाँ से। तो ये कौन सा हमारा? याद रखेंगे आप लोग, उत्कृष्ट गैस। ठीक है ना, उत्कृष्ट गैसें कितनी होती है हमारी? 4 होती हैं, जिनमें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान होती हैं, जो कैसी होती हैं? रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें होती हैं। और लास्ट हमारा बचता है साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा है नियॉन। ये नंबर 5। तो यहाँ से आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है प्रयोगशाला अभिकर्मक। नारंगी धूम्र का हो जाएगा CrO2 Cl2। क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का जो निरंजन है वो ऑक्सीकरण क्रिया है। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील जो होती हैं वो उत्कृष्ट गैसें होती हैं। और साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हमारी नियॉन। ओके, क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़िए। अब यहाँ से हम देखते हैं जो आपको क्वेश्चन दिए वो D और F ब्लॉक के हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। D और F ब्लॉक में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया कौन सा है? आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है D ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं। तो सरल है, आप लोग जानते होंगे। आप लोग खुद से भी टेस्ट लगाते हुए चलें कि आपके कितने आंसर यहाँ से आपसे बन रहे हैं। तो F ब्लॉक की हम बात करेंगे तो F ब्लॉक के तत्वों को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है F ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहलाएंगे? अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नंबर 3 की, कि संक्रमण धातुओं के आयन कैसे होते हैं? तो संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं रंगीन। कैसे होते हैं? रंगीन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नंबर 4 की, D ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में किस रूप में करते हैं? तो आप याद रखिए D ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे तो इनका जो अध्ययन है वह हम करते हैं संक्रमण तत्व के रूप में। किसके रूप में करते हैं? संक्रमण तत्व के रूप में करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का है, संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? ये सुचालक होते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए। अब यहाँ से देखिए फिर से जोड़ियाँ हैं, इस चैप्टर में जो जोड़ियाँ दी हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अच्छे समझिए। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है आपको देखना है कि लाल रक्त कणिका, जैसे कि हम RBC बोलते हैं, याद रखिए RBC। ठीक है ना, हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो यहाँ से RBC की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग बताइए आयरन, यहाँ से ये नंबर इसका बना आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखिए लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं हीमोग्लोबिन में पाई जाती हैं, जिसका रंग आयरन की वजह से कैसा होता है? लाल होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइट की। एक्टिनाइट में आप लोगों को यहाँ से समझना है कि एक्टिनाइट का यहाँ से आंसर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि एक्टिनाइट की अगर अपन बात करें तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 89 जो है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें 89 के बाद जो है हमारा क्या आता है? यहाँ से याद रखिएगा आप लोग जो एक्टिनाइट आता है 89 के बाद आता है, और उनके बाद जो आने वाले तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
एक्टिनाइट कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? एक्टिनाइट कहलाते हैं। ठीक है, समझिए आप। 89 के बाद आने वाले जो 14 तत्व होते हैं उन्हें एक्टिनाइट या एक्टिनोन भी कहा जाता है। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f में जाता है। कहाँ जाता है? 5f में। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा आप, एक्टिनाइट है ना, ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी? 4f की, तो यहाँ से आपको याद रखना है ये संक्रमण श्रेणी जो नंबर 4 पे है ये आपका जाएगा 3D में। कहाँ जाएगा? 3D में। ओके, परमाणु क्रमांक 28 हमारा कहाँ जाएगा? निकेल में जाएगा। और लास्ट में हमारा यहाँ से जो बच रहा है एक्टिनाइट की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4f। क्लियर है? एक बार आप डबल से पूरा समझिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिए। लाल रक्त कणिकाओं की बात करेंगे तो नंबर 1 आयरन हो जाएगा हमारा। एक्टिनाइट की बात करेंगे तो ये 4f में जाएगा। लेंथेनाइट की बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? 5m पे जाएगा। संक्रमण श्रेणी की बात करेंगे तो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है, इसे 3D के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में एटॉमिक नंबर 28 किसका होता है? निकेल का होता है। तो इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर है 9 उप सहसंयोजी रसायन, इस पर आते हैं हम। यहाँ से भी आपसे कुछ IMP क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ से, देखिए आप लोग कि उप सहसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे हम यहाँ से? इसे बोलते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। ओके, अगला जो सेकंड है EDTA क्या है? खालिस्तान लिगेंड है। तो यहाँ से आप 2 बातें याद रखेंगे। EDTA एक षटदंत्र लिगेंड है। क्या है? एक षटदंत्र लिगेंड है। और यदि ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो यह एक बहुदंत्र लिगेंड भी होता है। क्या होता है? ये बहुदंत्र लिगेंड होता है। EDTA से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप याद रखेंगे EDTA एक या तो षटदंत्र लिगेंड है या फिर बहुदंत्र लिगेंड होता है। EDTA का यदि आपसे कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिए EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, ये होता है EDTA का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, उप सहसंयोजी यौगिकों का रंग खालिस्तान संक्रमण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों DD संक्रमण। क्या हो जाएगा यहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा DD संक्रमण के कारण होता है। किस कारण होता है? ये DD संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय समावयवता खालिस्तान संकुलों में पाई जाती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा हेट्रोलिटिक संकुलों में। किसका हो जाएगा यहाँ से? याद रखिएगा, हेट्रोलिटिक। क्या हो जाएगा यहाँ से? हेट्रोलिटिक। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है यहाँ से समन्वय संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम समन्वय संख्या या फिर उप सहसंयोजन संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम? उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए जो अगले क्वेश्चन दिए हैं यह भी 1 नंबर का है, तो हम इनको भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया हमें? जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम आपको यहाँ से बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिगलर नाटा एक विषमांगी उत्प्रेरक होता है जो टाइटेनियम, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? टाइटेनियम धातु से संबंधित होता है, टाइटेनियम क्लोराइड से संबंधित है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, अगर हम जिगलर नाटा की बात करेंगे तो ये TiCl4 क्या हो जाएगा? TiCl4, ठीक है ना। और यहाँ से आप क्या याद रखोगे? एथिल एल्यूमिनियम। क्या याद रखना है आपको? एथिल एल्यूमिनियम। तो C2 हमारा H5 और Al, इन दोनों का जो मिश्रण है जिगलर नाटा के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं। तो याद रखिएगा, कीलेट कौन बनाता है? बहुदंत्र लिगेंड बनाते हैं। कौन बनाता है? बहुदंत्र लिगेंड बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, टेट्रा कार्बोनिल निकेल का सूत्र आपको बताना है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल का सूत्र होगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ से क्या हो जाएगा? बड़े वाले ब्रैकेट में आएगा हमारा यहाँ से Ni, फिर यहाँ से आपको छोटे ब्रैकेट में क्या लिखना है? CO, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपको 4। तो ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये टेट्रा कार्बोनिल निकेल का सूत्र। ये टेट्रा कार्बोनिल और ये Ni था, यहाँ पे क्या था? ये Ni, तो निकेल हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उप सहसंयोजन यौगिकों का रंग का कारण क्या है? ठीक है, तो इनके रंग का कारण जो होगा वो आपको याद रखना है, वो क्या हो जाएगा? DD संक्रमण। क्या हो जाएगा? DD संक्रमण। और हमारा जो 5वां क्वेश्चन है यहाँ से, बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितने प्रकार की संयोजकताएं होती हैं? तो यहाँ से आप अच्छे से याद रखिए, यहाँ से 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। कौन कौन सी होंगी? एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होगी
द्वितीयक संयोजकता, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक बात और यहाँ से याद रखना, ये जो प्राथमिक होता है इसे बोलते हैं आयनिक संयोजकता। क्या बोलते हैं? आयनिक संयोजकता भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा इसको? आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसको अनआयनिक संयोजकता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हुआ, इस चैप्टर के पूरे हमने सॉल्व किए जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अब जो हमें ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग जब तक कमेंट करके बताइए आपको पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार आप लोग अच्छे से बता दीजिए पूरा। ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चन भी हम आने वाले वीडियो में पूरे सॉल्व करेंगे ना, टोटल सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन आने वाले हैं उस पूरे के पूरे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके बाद हमें जो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं वो देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमें कहाँ से मिलते हैं? अब जैव अणु में हमें ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ठीक है, जैव अणु के जो ऑब्जेक्टिव है हम इनको और सॉल्व कर लेते हैं। और ये लास्ट चैप्टर है, ये सारे हैं, इसको आप एक दो बार वीडियो पूरे देखेंगे। जो आपसे नहीं बनता है आप उसको नोट करके रखिए और बार बार आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यदि आपको याद नहीं होता है आप उसको नोट करके रखिए, एक दो बार आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, बार बार पढ़ने से हमें चीज़ें बहुत जल्दी अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपसे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ से कि हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? एंजाइम है, विटामिन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अच्छा, यहाँ से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखिए दूध में होता है केसीन। कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए दूध में कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो होता है लैक्टोज। दूध से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनते हैं। और दूध की शुद्धता का मापन जो है वो लैक्टोमीटर से की जाती है। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? थाइमीन, एडिनिन, यूरेसिल या फिर ग्वानिन। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप डीएनए का एक तरफ लिखिए, आरएनए का आप लोग एक तरफ लिखिए। डीएनए में आप याद रखिए क्या होता है? ए, जी, सी और टी। जबकि आरएनए की बात करें तो इनमें क्या होता है? ए, जी, सी, यू। तो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? आरएनए में, तो आरएनए में आप यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे कि आरएनए में यू होता है, मतलब टी नहीं होता। टी का मतलब क्या है? थाइमिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, थाइमिन। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पूरा क्लियर हो रहा होगा। तो आरएनए में यहाँ से थाइमिन नहीं पाया जाता। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है? कौन सा प्रोटीन करेगा? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? O2 एवं CO2 का परिवहन, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमारे यहाँ से दिए हैं क्वेश्चन जो है, एक अंक आपको बताना है और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है क्वेश्चन, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आप लोग याद रखिए कि प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? क्वासी-योरकर। कौन सा होता है बच्चों? क्वासी-योरकर नामक रोग होता है। और एक होता है मरम्मस। तो इनको भी आप क्या है अच्छे से याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन? अब यहाँ से आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे विटामिन आंसर नहीं देना। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है प्रोटीन। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर है फाइब्रोनोजन। अगर प्रोटीन पूछते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? फाइब्रोनोजन हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपसे विटामिन पूछा जाता तो इसका राइट आंसर हो जाता के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो एमिनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है? तो यहाँ से याद रखिएगा इसका आंसर है पेप्टाइड बंध। क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर होगा यहाँ से पेप्टाइड बंध, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से जोड़ियाँ दी हुई हैं, जोड़ियों को ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रोटीन की संरचना, तो आपको बताना है प्रोटीन की संरचना में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन की संरचना में आपको आंसर याद रखना है इसका पेप्टाइड बंध। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बंध। डीएनए में आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से इसका पूरा नाम पूछा डीऑक्सीराइबोस, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और द्विकुंडली संरचना, तो ये डीएनए में पाई जाती है। ये आपके क्या हुए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ से पूरे सॉल्व करा दिए हैं।
उम्मीद है कि अब आप क्या करेंगे कि जितनी भी आपसे नहीं बन रहे हैं जो क्वेश्चन, आप उनको एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, और आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं पूरे का पूरा आपको ये सब याद करवाएंगे हम, और सरल भाषा में आपको पूरा समझाने का मैं ये प्रयास करूँगा। ठीक है, जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल, तो हम जानते हैं कि टोटल कितने 20 एमिनो अम्ल होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। तो ये सारी बातें हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और सभी बच्चे जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद मैसेज जरूर करें, और मैसेज करने के बाद मुझे बताएं कि आप लोगों की तैयारी में वीडियो किस प्रकार से हेल्पफुल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी आप वीडियो शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।